This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं आज। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हमने पिछली क्लास में 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 13.1 के। ठीक है, मैंने आपको 7 क्वेश्चन पूरे कराए थे और स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी कहा था हर क्वेश्चन का, तो आप वो भी लेते रहना अगर आपको लेना है। और अगर आपके पास पहले से सॉल्यूशन है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 का, इसको करते हैं आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया है, प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान त्रिपाल की सहायता से बनाना चाहती है। यानी अपनी गाड़ी को खड़ी करना है, अपनी गाड़ी को खड़ा करना है परवीन को, और उन्होंने क्या बनाया, एक ढांचा बनाया। वो कैसे आकार का है, संदूक के आकार का। ठीक है, अब संदूक में जो मटेरियल यूज होता है वही मटेरियल इसने यहाँ पर यूज किया है, जिसको यहाँ पर तिरपाल बोला गया है। तिरपाल की सहायता से वो बनाना चाहती है। तो उसने कैसे बनाया, वो जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। बस ये जो लाइन है ना, ये जो लिखी हुई है, इसी में सब कुछ है। जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। आपको यहां से कुछ समझ आया इस लाइन से? इस लाइन को पकड़ लो बस। यानी कितने इसके फलक होंगे? चारों ओर से 4 फलक हो गए और ऊपर से 1 फलक होगा, तो 5 फलकों की बात हो रही है, 5 फेसेस की बात हो रही है ना। यानी नीचे तो कुछ लगाना ही नहीं है, नीचे कुछ मटेरियल नहीं लगाना, चारों तरफ लगाना है और ऊपर छत पर लगाना है। ये लाइन सबको क्लियर है? जल्दी से बताइए, है ना। ये लाइन इस क्वेश्चन की दिशा और दशा को तय करेगी। ये लाइन क्या तय करेगी? इस क्वेश्चन की दिशा और दशा को तय करेगी। जो कार को चारों ओर से, यानी चारों ओर से और ऊपर, तो 5 फलकों की बात हो रही है यहाँ पर। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अब गाड़ी खड़ी होगी, तो गाड़ी मान लो अंदर खड़ी कर दी, तो बाहर निकालने के लिए जो सामने वाला फलक है उसको कैसे बनाया गया है कि उसको हम लटका हुआ, उसको हम ऊपर कर सके जब गाड़ी निकालनी हो या गाड़ी अंदर करनी हो। ठीक है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा, आधार विमाओं 4 मीटर, 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? इसमें बेसिकली आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, कौन सा क्षेत्रफल निकालोगे वो आपको तय करना है। ठीक है, तिरपाल की जो विमाएं है वो क्या दी हुई है, सॉरी, जो स्ट्रक्चर जो बनेगा उसकी विमा क्या दी हुई है? 4 मीटर लंबाई, 3 मीटर चौड़ाई और 2.5 मीटर ऊंचाई। ठीक है, इस तरीके का कोई हमारा स्ट्रक्चर होगा, किसकी सहायता से? तिरपाल की सहायता से बना हुआ होगा। ठीक है, तो करिए सभी लोग, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आपको क्या चाहिए? कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कितना तिरपाल चाहिए, इसका मतलब क्या है कि उसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल दो, हमें पता चल जाएगा कितना तिरपाल हमें चाहिए। ठीक है, और क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो हमें यहाँ पर जो 4 मीटर क्या दी हुई है, 4 मीटर गुणा 3 मीटर गुणा 2.5 मीटर, 4 मीटर गुणा 3 मीटर गुणा 2.5 मीटर, ये क्या दिया हुआ है? हमें माप दी हुई है। अब इसमें जो पहले लिखा होता है वो लंबाई होती है, जो दूसरे नंबर पर लिखा है वो चौड़ाई है, और जो तीसरे नंबर पर लिखा है वो ऊंचाई है। आपको क्षेत्रफल निकालना है किसका? तिरपाल का। किसका क्षेत्रफल निकालना है? तिरपाल का। तो तिरपाल लगेगी कहां कहां? एक ऊपर लगेगी, एक और चारों तरफ लगेगी। एक तिरपाल तो ऊपर लगेगी, क्वेश्चन में कहा गया है ना, चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। तिरपाल कहां कहां लगेगी? चारों ओर लगेगी और ऊपर लगेगी। यानी मैं क्या निकालूंगा? चारों ओर के लिए कौन सा क्षेत्रफल निकालूंगा, बताओ? चारों ओर के लिए कौन सा क्षेत्रफल निकलता है? पार्शल। पार्शव, वेरी गुड। तो चारों ओर के लिए पार्शव पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा, और उसमें कौन सा क्षेत्रफल जोड़ दूंगा? ऊपर वाला। और ऊपर का क्षेत्रफल यानी छत का क्षेत्रफल क्या होता है? L गुणा B। ठीक है, तो इसको मैं बना देता हूं यहां पर। मान लो इस तरीके से एक ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाई गई है। ठीक है, नीचे इसमें
जो लगाया गया है, अच्छा हाँ, ऊपर चारों तरफ से और ऊपर की बात हो रही है, ठीक है, चारों तरफ लगाया गया है मटेरियल और ऊपर की तरफ लगाया गया है। तो इस अगर मैं इसको यहाँ पर बनाना चाहूँ थोड़ा इस तरीके से बना सकता हूँ, यहाँ ऊपर लगी हुई है त्रिपाल, एक त्रिपाल तो ऊपर लगी हुई है, एक इधर लगी हुई है, एक इधर लगी हुई है इस तरफ, ठीक है, इस तरीके से एक इधर लगी हुई है इस तरीके से, और कहाँ लगी हुई है, सामने भी लगी हुई है, इस तरफ सामने भी लगी हुई है त्रिपाल। तो इस तरीके से आपकी ये स्ट्रक्चर बन गई है। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से यहाँ पर थोड़ा आपको लगेगा त्रिपाल जैसा कुछ, ठीक है, नीचे कुछ नहीं लगाया, नीचे की जगह खाली है, कहाँ कहाँ लगाया हुआ है, चारों ओर लगाया हुआ है ना, सामने भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी है, ठीक है, यानी ये वाली जगह भी है, ये सामने वाली जो जगह है इस पर भी लगाया हुआ है, ये सामने वाली जो जगह है, बस नीचे की तरफ जो था, नीचे का हिस्सा जो था वो खाली था, ठीक है। तो अब मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ बाकी सब चीजें। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा त्रिपाल कहाँ कहाँ लगा है, ऊपर लगा है और चारों तरफ लगा है, नीचे नहीं लगा है, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ठीक है, ये ऊंचाई हो गई। तो लंबाई कितनी दी हुई है हमें, लंबाई दी हुई है 4 मीटर, चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, और ऊंचाई कितनी है 2.5 मीटर, एच बराबर 2.5 मीटर। मुझे क्या निकालना है, तिरपाल का क्षेत्रफल का, कितना तिरपाल लगेगा, तो चारों तरफ लगेगा, एक तो चारों तरफ तिरपाल लगेगा, तो चारों तरफ के क्षेत्रफल के लिए मैं क्या निकालूंगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या एल एस से, लेटरल सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है 2 गुणा L+B गुणा H। ये मैं आपको पहले क्लास से बताता हुआ आ रहा हूं कि जब भी आपको चारों तरफ का, चार दीवार का क्षेत्रफल निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो चारों ओर तिरपाल लगेगी, तो फॉर्मूला लगाया मैंने ये वाला, तो 2, L का मान कितना है 4, प्लस B का मान कितना है 3, गुणा H का मान कितना है 2.5। इसको जब आप सॉल्व करोगे, 2 गुणा 4 और 3 7 गुणा 2.5, तो ये आएगा 2.5 दूनी 5, 5×7 = 35 मीटर स्क्वायर। बताइए ये समझ आया सभी को यहां तक, 35 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी किसका आया ये, अभी चारों ओर का आया है, ऊपर भी तो लगेगी त्रिपाल, कहां लगेगी, ऊपर की तरफ भी लगेगी। ऊपर का क्षेत्रफल क्या होगा, जो नीचे का होगा, जो नीचे का होगा वही ऊपर का क्षेत्रफल होगा। नीचे का क्या है, L×B, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये जो नीचे आयत बना है ये वाला, इसको अगर आप देखो तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका होगा, ऊपर वाले का, जो नीचे वाले का क्षेत्रफल होगा वही ऊपर वाले का क्षेत्रफल होगा जहां पर तिरपाल लगेगी। नीचे का क्षेत्रफल क्या है, L×B, तो ऊपर का भी क्या होगा, L×B। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ऊपरी हिस्से का क्षेत्रफल कितना होगा, L×B। L कितना है 4, B कितना है 3, 4 × 3 12 मीटर स्क्वायर। तो कुल तिरपाल कितनी लगेगी, कुल तिरपाल का क्षेत्रफल, कुल तिरपाल का क्षेत्रफल कितना हुआ, 35 + 12 यानी 47 मीटर स्क्वायर। समझ आया सभी को, हाँ जी, समझ आया सभी को। हम्म, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल कितना आया, 47 मीटर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसमें अगर कोई डाउट है
तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। $47 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 13.1 यहीं पर खत्म होती है। और इस एक्सरसाइज में हमने क्या क्या चीजें सीखी? इस एक्सरसाइज में हमने सबसे पहली चीज सीखी कि घनाभ और घन क्या होता है। इस एक्सरसाइज में 13.1 में हमने क्या सीखा था कि घन और घनाभ क्या होता है। उसके बाद इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पढ़े। पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार के हमने पढ़े। एक पढ़ा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक कौन सा पढ़ा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कब निकालते थे? जब चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होता था। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम चार दीवार प्लस फर्श प्लस छत, इन सब का क्षेत्रफल निकाल देते थे। तो ये हमने पढ़ा एक्सरसाइज 13.1 में घन और घनाभ के बारे में। ठीक है, अब बात आती है एक्सरसाइज 13.2 की। तो शुरू करें एक्सरसाइज 13.2। तो 13.2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? 13.2 में हम पढ़ने वाले हैं बेलन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? बेलन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम सिलेंडर भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सिलेंडर भी कहते हैं। तो बेलन के भी हम क्या पढ़ेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। बेलन के भी हम क्या पढ़ेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन कौन से होते हैं? एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको समझते हैं। मैंने आपको बताया फॉर्मूला मैं याद नहीं कराऊंगा आपको। देखो, एक मैं पेज ले लेता हूं, कॉपी का एक पेज फाड़ लेता हूं। चलो इसी से बता देता हूं। सभी को ये पेपर दिख रहा है? सभी को ये पेपर दिख रहा है? बताइए, ये इस पेपर का आकार क्या है? इस पेपर का आकार क्या है बताइए? इस पेपर का आकार क्या है? आयताकार है ये, है ना? रेक्टेंगल है। इसकी आमने सामने की जो साइड है वो बराबर होती है। अपनी आपकी कॉपी का जो पेज होता है वो क्या होता है? एक आयत जैसा होता है ना। देखो, एक आयत जैसा है। ऊपर ऊपर वाली भुजा नीचे वाली के बराबर, साइड वाली साइड वाले के बराबर। तो ये एक आयताकार हो गया। ठीक है, अब मान लो मैं आपसे कहूं कि इस पेपर की लंबाई जो है वो L है और चौड़ाई है B। ठीक है, तो मैं यहां पर बनाता हूं एक पेपर, ये इस तरीके से। ये मान लो आपकी कॉपी का एक पेपर है, पेज है। इसकी जो लंबाई है वो क्या है? इसकी जो लंबाई है वो मानी मैंने L। इसकी लंबाई मैंने L मानी और चौड़ाई B मानी। ठीक है, और मैंने अभी आपको दिखाया भी, लंबाई L और चौड़ाई B। ठीक है, इसकी जो ये जो लंबाई है ये मैंने L मानी है, और ये जो चौड़ाई है ये मैंने B मानी। अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको घुमा रहा हूं। इसको मैंने घुमा दिया इस तरीके से। इस तरीके से मैंने इसको घुमा दिया। दिख रहा है आपको? इसको मैंने गोल ऐसे घुमा दिया। तो ये जो आकृति आपकी बनी है इसी को हम कहते हैं बेलन या सिलेंडर। ठीक है, अच्छा इसको, हाँ, इसको पहले, इसको समझने से पहले ये बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन, इसका आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L गुणा B। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L गुणा B। मैं एक काम करता हूं, इस B की जगह मैं H मान लेता हूं। इसकी जो चौड़ाई है वो मैं मान लेता हूं H है। इसकी जो चौड़ाई है मैं L की जगह, वो सॉरी, B की जगह H मान लेता हूं। तो क्षेत्रफल कितना होगा? L गुणा H होगा।
क्षेत्रफल कितना होगा, L गुणा H होगा। किसका, आयत का। इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, L गुणा H। अब मैंने इस आयत को इस डायरेक्शन में घुमा दिया, जैसे मैंने यहां पर घुमाया था। ये पहले ऐसे था, ये पहले ऐसे था, सिंपल आयत था, मैंने इसको ऐसे घुमाकर ऐसे बना दिया। तो मुझे ये बताओ, इसकी जो लंबाई है वो नीचे से घूम गई है, इसकी जो लंबाई थी ये नीचे से घूम चुकी है ना। ये देखो एक सर्कल बना रही है। एक ये जो लंबाई है, पहले ऐसे था, ये पहले ये ऐसे था। अब मैंने जब इसको घुमाया तो इसकी जो लंबाई थी L, वो घूमकर नीचे सर्कल बना रही है, घूमकर नीचे एक सर्कल बना रही है। जल्दी देखो सभी लोग, दिख रहा है सभी को ये सर्कल टाइप, है ना। एग्जैक्ट सर्कल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सर्कल जैसा दिख रहा है सभी को। तो ऐसे ही जब मैं इस आयत को घुमा दूंगा, जब मैं इस आयत को इस डायरेक्शन में घुमाऊंगा, तो आपको कुछ ऐसी आकृति यहां पर मिलेगी, इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। ऐसा ही तो बना है ये देखो, जब आपने आयत को घुमा दिया तो ये ऐसा घूम गया ना नीचे से, ऊंचाई तो उतनी रही H, ठीक है। यानी इसकी जब मैंने इसको घुमाया तो ऊंचाई तो H इतनी ही रही, ऊंचाई तो H इतनी ही रही। ये जो ऊंचाई है इसकी H, वो तो यही रहेगी जब मैं इसको घुमाऊंगा। इसको जब मैं नीचे से ऐसे घुमा दूंगा तो ऊंचाई तो H वही रहेगी। ये L वाला जो हिस्सा है वो गोल हो जाएगा, जो नीचे L वाला हिस्सा है वो गोल हो जाएगा, यानी एक सर्कल, एक वृत्त बन जाएगा। ये बात सभी को समझ में आई, बताओ जल्दी से। जो ऊंचाई H है वो तो ऐसी की ऐसी रही, जो नीचे वाला हिस्सा है ये L, वो एक वृत्त बन जाएगा। और मुझे ये बताओ, जब ये वृत्त बन गया तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि कितनी होती है, क्योंकि ये जो L था यही तो घूम रहा है, यानी ये परिधि है वृत्त की। L पहले ऐसे था सीधा, अब ये ऐसे घूमने लगा, तो अब ये वृत्त की परिधि बन गया ना L। L अब क्या बन चुका है, इस नीचे वाले वृत्त की परिधि बन गया, ठीक है। पहले ये सिंपल एक भुजा थी सीधी, जब मैंने इसको घुमा दिया तो अब ये भुजा जो L है ये क्या बन गई है, ये परिधि बन गई है। परिधि क्या होती है, परिधि क्या होती है ये आप सभी को पता है। परिधि मतलब ये वृत्त का जो बाहरी हिस्सा होता है वो परिधि होती है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बनाना चाहूं तो इस तरीके से, ये क्या है, इसकी परिधि है, ये क्या है, इसकी परिधि है, ठीक है। यहां मैं बनाकर दिखा देता हूं अलग से। मान लो ये कोई मैंने वृत्त बनाया यहां पर इस तरीके से, तो इसकी परिधि क्या है, इसकी परिधि है ये जो है इसकी परिधि है, ये पूरा पीला पीला जो हिस्सा है ये क्या है, पूरी इसकी परिधि है। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, कोई मुझे बताएगा। वृत्त की परिधि पाई आर है 2πr, वृत्त की 2 परिधि पाई आर। क्या होती है, 2πr। तो यानी ये जो पहले L था ये अब क्या बन गया है, 2πr। पहले ये L जो लंबाई थी, अब ये गोल घूमकर परिधि बन गई है, यानी L अब कितना हो गया है, 2πr। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, L की जगह मैं क्या रख दूंगा, 2πr गुणा H, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिला, ये मिला मुझे वक्र पृष्ठ, किसका, बेलन का। बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो क्या होता है, 2πrh। ये नया फॉर्मूला मुझे मिला, आया कैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। एक आयत था पहले, जैसे ये पेपर था, जैसे ये पेपर था, ये पहले आयत था, पहले लंबाई L थी, पहले जो नीचे वाली लंबाई है वो L थी। जब मैंने इसको घुमाकर ऐसे बेलन बनाया तो नीचे वाली लंबाई भी घूम गई, नीचे वाली लंबाई भी घूम गई, और घूमकर वो क्या बन गई, एक वृत्त बन गई। नीचे वाली लंबाई घूमकर एक वृत्त बन गई, और उस वृत्त की परिधि कितनी है, 2πr। उस वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। अब r क्या है यहाँ पर, इसकी त्रिज्या है, ठीक है। ये जो नीचे वृत्त बना है उसकी आंतरिक त्रिज्या, यानी ये r क्या है यहाँ पर, आंतरिक त्रिज्या। h क्या है यहाँ पर, बेलन की ऊंचाई, ठीक है। तो अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए, आपको आर और एच दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि वक्र पृष्ठ बताओ या कर्व्ड सरफेस एरिया, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड
सरफेस एरिया। तो ये सबको समझ में आया फॉर्मूला कैसे बना, बताइए। फॉर्मूला सबको समझ में आया कैसे बना। पहले एक आयत था जिसकी लंबाई एल थी, जब मैंने इसको घुमाकर बेलन बनाया तो वो परिधि बन गया, परिधि 2πr होती है। तो अब एल की जगह मैंने 2πr रख दिया गुना एच, तो वक्र पृष्ठ है 2πrh। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है कि बेलन में जो वक्र बन रहा है, वक्र मतलब जो कर्व बन रहा है बेलन का। कर्व क्या है, ये है ना, ये कर्व है ना बेलन का। कर्व क्या होता है बेलन का, ये वाला हिस्सा, इसका क्षेत्रफल। ऊपर नीचे की बात नहीं हो रही, कर्व। एक बेलन का कर्व क्या होता है, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको सामने, ये कर्व, कर्व जो बन रहा है। ठीक है, यानी अगर मैं इसमें कहूं तो कर्व इसमें क्या है, इसमें जो कर्व है वो है आपका ये हिस्सा, ये कर्व है, ये वक्र है। ऊपर और नीचे वाले को मत जोड़ना, बस बीच वाला जो हिस्सा है कर्व है। यानी इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया, ये जो जिसको मैंने यहां पर आपको शेड करके दिखाया है, इसका एरिया कितना होता है, 2πrh। ठीक है, जितना हिस्सा मैंने ये शेड किया है बस वो है वक्र पृष्ठ। ऊपर और नीचे को छोड़कर बस बीच वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। इसको हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ या कर्व्ड सरफेस एरिया। और वो हम किससे निकालते हैं, 2πrh से। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो हमने पहला बेलन के बारे में पहली चीज क्या पढ़ी कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2πrh होता है। इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो अगर करना चाहो तो, वैसे आप लोगों ने किया हुआ होगा, फिर भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। वक्र पृष्ठ सबको समझ में आ गया, तो बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, मैंने बताया ना वक्र पृष्ठ में सिर्फ बीच वाला हिस्सा आता है, वक्र पृष्ठ में सिर्फ बीच वाला हिस्सा आता है। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर वाला भी और नीचे वाला ये सब जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर एक, तो अब बात करते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता है बेलन में 3 हिस्से होते हैं, बेलन में 3 हिस्से होते हैं। देखो एक, अगर मैं यहां पर एक अच्छा सा बेलन बनाने की कोशिश करूं इस तरीके से, अगर आप इसको देखो, इसमें 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से कौन कौन से हैं, एक तो ये है ऊपर वाला, एक तो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, ठीक है, एक ये वाला हिस्सा है बीच वाला, और एक फिर ये नीचे वाला हिस्सा है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यह है इन तीनों के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ दो, ऊपर वाला, बीच वाला और नीचे वाला। ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर एक वृत्ताकार आकृति बन रही है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर इसकी त्रिज्या r है, अगर इसकी त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, बताओ बताओ भाई। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, πr²। अरे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा हूं भाई, वृत्त का क्षेत्रफल 2πr²। सिर्फ πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो ऊपर एक वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल πr²। बीच में जो हिस्सा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, अभी निकाला हमने 2πrh। बीच वाले का हमने अभी निकाला, क्या आया था, 2πrh। नीचे एक और वृत्त है, नीचे एक और वृत्त है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, फिर से πr²। समझ में आया सभी को, सभी को समझ में आया। अगर r इनकी त्रिज्या है, अगर r इनकी त्रिज्या है तो ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल πr², बीच वाले का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला 2πrh, ये निकाला हुआ 2πrh, और नीचे वाले का πr²। तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो याद मैं करा सकता हूं आपको कि याद कर लो, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग इसको समझ भी लो, क्योंकि बाई चांस अगर भूल जाओ तो अपने आप खुद से इसको प्रूव कर पाओ। तो πr² प्लस 2πrh प्लस πr²। तो यहां से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, यहां से आप
क्या कॉमन, अच्छा पहले इनको जोड़ दो, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब यहां से क्या कॉमन आ सकता है, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचा, आर प्लस एच। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये किसका फॉर्मूला होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्या होता था, 2 पाई आर एच, यानी वक्र पृष्ठ से मतलब मैंने आपको बताया था कि जो बीच वाला हिस्सा है ये वक्र पृष्ठ है। ये जो बीच वाला हिस्सा है ये वक्र पृष्ठ होता है, ये पूरा हिस्सा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ऊपर वाले का क्षेत्रफल, ऊपर क्या है, एक वृत्त बन रहा है पाई आर स्क्वायर, नीचे क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है पाई आर स्क्वायर। इन सबको हमने जोड़ दिया, तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, जोड़ने पर ये आया। कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो मैंने आपको 20 मिनट क्लास को हो गए हैं, तो इन 20 मिनट के अंदर मैंने आपको ये दो फॉर्मूले बेलन के बताए हैं। एक बताया मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस से, या वक्र पृष्ठ, कुछ भी कह सकते हो जो आपको ज्यादा अच्छा लगे, कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ। क्या होता है बेलन का, 2 पाई आर एच। और दूसरा फॉर्मूला बताया टोटल सरफेस एरिया टी एस से, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच। ये दो फॉर्मूले यूज होने हैं एक्सरसाइज 13.2 में, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो शुरू करें एक्सरसाइज। अच्छा, फॉर्मूले कैसे आए ये समझ में आ गया सभी को, फॉर्मूला कैसे आया बताओ जल्दी से, सभी स्टूडेंट्स बताइए फॉर्मूले कैसे आए, ये समझ में आ गया सभी को। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, आप अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं। पहला सवाल एक्सरसाइज 13.2 का, तो आप लोग खुद करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। करिए सभी लोग, करिए सभी लोग ध्यान से, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक मिनट, ये क्या, हाँ, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऊंचाई दी हुई है एच, एच बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आपको व्यास निकालना, पहले त्रिज्या निकाल लो, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, तो त्रिज्या में 2 की गुणा कर दोगे तो आपको व्यास मिल जाए। क्या आंसर आया आप लोगों का बताइए, आपके पास 2 मिनट है। सभी लोग अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैंने आपको बताया अब आपकी एग्जाम की तैयारी की चल रही है, तो इसको इसी तरह लिया करो कि हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है आपके पिछले कई सालों में। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी हुई है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको व्यास, यानी व्यास कैसे निकालोगे, पहले त्रिज्या निकालो, और त्रिज्या में 2 की गुणा करके आपको व्यास मिल जाएगा, क्योंकि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। ओके, नगमा ने आंसर दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी स्टूडेंट्स, सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया मेरे पास चैट बॉक्स में, निकिता का आंसर आया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। गजाला का आंसर आया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। अभिषेक कश्यप नाम से हैं, प्रीति हैं, शिवानी, वेरी गुड। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है सभी का। ओके, ओके, ऋतु, राज, अयान, ऋतु, आकाश, अमन, मोहम्मद कैफ। चलिए, तो काफी बच्चों ने आंसर किया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लो। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो h दी हुई है वो 14 सेंटीमीटर दी हुई है, वाले एक लंबवृत्तीय बेलन। अब यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें बेलन के फॉर्मूले यूज करने हैं, क्योंकि बेलन है, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है CS से कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, बेलन के आधार का व्यास, व्यास को हम किससे डिनोट करते हैं, D से, ठीक है, इसको इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, आपको पता ही होगा, और इसको हम D से डिनोट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, हमें एक बेलन दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, एक बेलन दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। इस बेलन का की जो ऊंचाई है, ये जो बेलन है इसकी हमें एक ऊंचाई दी हुई है, और वो ऊंचाई है h बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये हमें यहां पर h का मान दिया गया है। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ इसका क्या दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि हम जानते हैं कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है जिसको हम CS से कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, वो 2πRh होता है। अभी मैंने आपको निकालना सिखाया था कैसे होता है। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, 2πRh का मान 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2πRh बराबर कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों है, क्योंकि प्रश्नानुसार, प्रश्न में कहा गया, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या, कि कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ है 88, तो वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πRh, तो 2πRh बराबर 88 हो गया। अब h मुझे पता है, h मुझे पता है, h कितना है 14 सेंटीमीटर, तो मैं यहां पर रख देता हूं। तो 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा r मुझे निकालना है, गुणा h कितना है 14 इज इक्वल टू 88। तो इसको आप सॉल्व करिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 की 2 में गुणा करेंगे 4, 4 गुणा 22 गुणा r बराबर 88। तो r बराबर कितना आया 22 चौक 88, यानी 88 को भाग किया मैंने 22 गुणा 4 88 से, 88 को 88 से भाग करोगे तो 1 आया। ये क्या है, ये हमारी त्रिज्या, ये हमारी r क्या है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये तो हमारी त्रिज्या ही है, हमें चाहिए क्या व्यास। क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा गया है कि व्यास बताना है आपको, व्यास कितना होगा। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। जो व्यास होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणा त्रिज्या। तो व्यास कितना है, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या कितनी है 1, तो 2 गुणा 1 2 सेंटीमीटर। तो हमारा व्यास कितना आया 2 सेंटीमीटर। सभी को क्लियर हुआ ये, बताइए, कोई डाउट हो अगर किसी को तो पूछ लो। तो व्यास हमारा कितना आया यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ, मात्रक का ध्यान रखें, कुछ बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं, कुछ क्या सभी ने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रखा है, सबने ही सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रखा है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक होता है भाई, क्षेत्रफल का मात्रक होता है स्क्वायर में, आयतन का होता है क्यूब में, और ये जो हमारी त्रिज्या या व्यास या ऊंचाई या लंबाई चौड़ाई है ना, ये सब हमारी सिर्फ मीटर या सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। तो मात्रक आप सबने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। सभी को क्लियर हुआ है क्वेश्चन, बताइए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, करिए। सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। यहां पर आपको क्या निकालना है, आपको यहां पर साफ कहा हुआ है कि बंद बेलनाकार, बंद बेलनाकार से मतलब यह है कि वो ऊपर से भी बंद होगी टंकी, नीचे से भी बंद होगी, और बीच से तो बंद होगी ही, है ना। बंद बेलनाकार बोलिए ना, बंद,
यानी ऊपर से भी बंद होगी, नीचे से भी बंद होगी और बीच में से भी बंद होगी। तो यहाँ पर आप क्या निकालोगे? वक्र पृष्ठ निकालोगे या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे? बताओ। संपूर्ण। संपूर्ण, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे आपको डिसाइड करना है खुद से। क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं बोला गया होगा, आपको खुद से डिसाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जा रही है। अगर बोला जाता है कि ऐसी टंकी बनाई जानी है जो ऊपर और ऊपर से खुली रखनी है या नीचे से खुली रखनी है, तब हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। अब बोला गया है कि बंद होनी चाहिए हर तरफ से, यानी बंद होने का मतलब यह है कि जो चादर है वो ऊपर भी लगेगी, नीचे भी लगेगी और बीच में भी लगेगी। तो आपको यहाँ पर अब क्या निकालना है? चादर की आवश्यकता कितनी होगी, कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, यानी आपको क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा? निकालिए सभी लोग। आपको यहाँ पर ऊंचाई दी है h बराबर 1 मीटर, और जो व्यास है, व्यास दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। यहां से त्रिज्या निकालो पहले, r। ठीक है, और उसके बाद फॉर्मूले में रखो और बताइए क्या आंसर आएगा। सभी लोग करें ध्यान से, सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यस, अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को। मैं तो कर ही दूंगा। मैं चाहता हूं आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, आपके एग्जाम की तैयारी कम से कम 2-3 चैप्टर तो ऐसे यहाँ पर हो जाएं जो आप आसानी से कर लो। बाकी तो आप प्रैक्टिस कर ही लोगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो वेटेज है वो शायद 15-16 नंबर का आएगा ये चैप्टर, ये वाला और इससे अगला जो हेरॉन है, ये दोनों मिलाकर 15 या 16 नंबर के आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 15-16 नंबर तो। ओके, नगमा ने आंसर दिया है 7.48 मीटर स्क्वायर। ओके, बाकी लोग भी बताएं भी आंसर। क्या आप लोगों का भी यही आ रहा है क्या? ओके, शिवानी का भी आंसर यही आया है। आकाश पटेल नाम से जो स्टूडेंट है, इनका भी आंसर यही आया है, 7.48 मीटर स्क्वायर। सबका 7.48 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, मात्रक ठीक लिखो भाई, राज एंड निकिता। क्षेत्रफल निकालना है ना इस बार, कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाना है। ओके, अमन, प्रीति, अयान, अयान आप भी मात्रक ठीक करिए। ऋतु का आंसर आया है, अश्विनी, कोई बात नहीं, निकिता। यहाँ आप गलती कर लो, मैं बार बार यहाँ इसलिए टोकता हूँ जिससे आप एग्जाम में गलती ना करो, क्योंकि अगर आपने एग्जाम में गलती कर दी तो आपके नंबर कट जाएंगे, मात्रक की गलती होगी तो। जो चीज हमें आती है उसमें तो हमें पूरे नंबर लाने चाहिए, उसमें कोई गलती ना करें। कोई बात नहीं अयान। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों का आंसर आया है 7.48 मीटर स्क्वायर। मोहम्मद कैफ का भी यही आंसर आया है, अश्विनी का भी यही आंसर आया है, 7.48 मीटर स्क्वायर। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं मेरा आंसर क्या आता है। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? h बराबर 1 मीटर। h बराबर कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। ठीक है, h बराबर 1 मीटर। क्यों है 1 मीटर? क्योंकि दिया हुआ है 1 मीटर ऊंची, और व्यास कितना दिया हुआ है, यानी डी। डी कितना दिया हुआ है? व्यास को हम डी से लिखते हैं 140 सेंटीमीटर। डी से क्यों लिखते हैं? क्योंकि व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, और डायमीटर में डी आता है पहले, तो डी से लिखते हैं। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? अच्छा, मुझे इनसे क्या बनाना है? एक बंद बेलनाकार टंकी बनानी है, यानी इस तरीके की कोई टंकी मुझे बनानी है, बेलनाकार होनी चाहिए। लिखा हुआ है कि कैसी टंकी बनानी है? बेलनाकार। तो और वो बंद होनी चाहिए ऊपर से, नीचे से और बीच में से। ठीक है, तो यानी मुझे ऊपर, बीच में और नीचे हर जगह क्या लगाना पड़ेगा? ये चादर लगानी पड़ेगी, तभी तो ये बंद होगी। चादर मुझे कहां कहां लगानी पड़ेगी? ऊपर भी, बीच में भी और नीचे भी। यानी चादर जब हर जगह लगेगी तो मुझे कौन सा क्षेत्रफल निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r गुणा
H प्लस R, यही होता है। ठीक है, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr इंटू में H प्लस R। अब मेरे पास R है ही नहीं, D है, R कैसे निकालूंगा, R कैसे निकालूंगा, R कैसे निकलेगा, D का आधा होता है R, R बराबर क्या होगा, D का आधा, व्यास का आधी होती है ना त्रिज्या, और D कितना है 140, 140 को 2 से भाग करोगे तो कितना आया 70 सेंटीमीटर। अब एक चीज और, यहां पर मात्रक भी अलग अलग है हमारे पास, हमारे जो मात्रक हैं वो अलग अलग है। ठीक है, अगर आप यहां पर देखो हमारे मात्रक अलग अलग है, ऊंचाई मीटर में दी हुई है और जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको मीटर में बदल लेता हूं, जो त्रिज्या है उसको मैंने मीटर में बदल लिया। मीटर में कैसे बदलूंगा, 100 से भाग करके, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से भाग करके मैंने इसको मीटर में बदल लिया, यानी 0.7 मीटर। ये बात सभी को क्लियर हुई, बताइए जल्दी से, ये बात सभी को क्लियर हुई, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। क्योंकि ये मीटर में है ना ऊंचाई, तो इसको भी मैंने मीटर में बदल दिया, पहले व्यास से त्रिज्या निकाली 2 से भाग करके और उसको मैंने फिर मीटर में बदल दिया। अब फॉर्मूला क्या है मेरा, जो मेरा टीएस से यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr इंटू एच प्लस आर। अब इसमें रखना है सिर्फ मुझे 2 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा आर कितना है 0.7, एच प्लस आर, एच कितना है 1 प्लस आर कितना है 0.7। यहां से कितना बचा 2 गुणा, हाँ जी, यहां से कितना बचा, अच्छा 22 दूनी कितना हो गया 44/7 गुणा 0.7 को मैं क्या लिख सकता हूं, दशमलव काट कर नीचे दशमलव के बाद जितने अंक है उससे ही हम भाग कर देते हैं, यानी 7/10। ठीक है, एक में 0.7 जोड़ा तो 1.7, 7 से 7 कट गया, तो यहां पर क्या बचा 44/10 गुणा 1.7। इसको सॉल्व करेंगे, 44 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4.4 गुणा 1.7, 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 6 74, और 1 2 2 अंकों के बाद दशमलव आ गया 7.48 मीटर स्क्वायर। तो यही आंसर आ रहा था आप लोगों का भी। ठीक है, तो कितना क्षेत्रफल हमें लगेगा यहां पर 7.48 मीटर स्क्वायर। बताइए, कोई डाउट किसी को, ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाँ जी, इस तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। अरे, इस तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप देख सकते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कोई डाउट तो नहीं किसी को, आसान है, बस फॉर्मूले में रख रहा हूं मैं, बस मैं क्या रख रहा हूं, फॉर्मूले में चीजों को रख रहा हूं। ये यहां से शुरू होकर क्वेश्चन यहां तक खत्म हुआ। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको, मतलब इसके आंसर को समझने से पहले आपको एक क्वेश्चन समझना पड़ेगा। यहां पर बोला गया है धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक पाइप बनाया हुआ है धातु का, वो 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। देखो बेसिकली ये जो आपका पाइप है ये कुछ इस तरीके का है, यहां पर मैं बनाकर दिखा रहा हूं आपको, ये कुछ इस तरीके से है, यानी इसमें बाहर तो है ही, बाहर की तरफ तो है, अंदर भी इसके अंदर कुछ मटेरियल है पाइप का। होता है ना मोटे वाला पाइप, आपने देखा होगा, जैसे पानी का पाइप होता है, जैसे पानी का पाइप होता है आपने वो देखा होगा, उसमें अंदर भी कुछ मोटाई होती है, अंदर भी क्या होती है, कुछ मोटाई होती है उसकी। यहां बना देता हूं दोबारा से इस तरीके से। एक तो होता है खोखला होना एकदम,
एक होता है मोटा पाइप जो होता है जिसकी अंदर अंदर की तरफ भी कुछ मोटाई होती है। इस तरीके से, तो ये अंदर की तरफ भी थोड़ा है। ऐसे, तो आप समझ रहे हो, ये पाइप मतलब इतना मोटा है। ये पाइप जो होते हैं ना मोटे वाले पाइप, आपको पाइप आपने देखे होंगे, जैसे पानी के पाइप होते हैं, उनमें अंदर की तरफ भी कुछ मोटाई होती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको दो व्यास दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको दो व्यास दिए हुए हैं, एक आंतरिक व्यास और एक बाहरी व्यास। ठीक है, अगर आप इस पाइप को घुमाकर देखोगे, अगर ऐसे मान लो, ऐसे देखोगे, पाइप को उठाओ और ऐसे देखोगे ना, ऐसे करके देखोगे, तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। दो गोले दिखेंगे इस प्रकार, आपको यहाँ पर दो गोले दिखेंगे इस प्रकार। यानी इस पाइप को आपने ऐसे घुमा दिया है। ये जो पाइप पहले खड़ा था, अब आपको इसने लिटा दिया है पाइप को आपने। और जब आप अपने पाइप को अब देख रहे हो, वो कुछ ऐसा दिख रहा है, यानी पीछे की तरफ वो जा रहा है कहीं, लेकिन सामने से ऐसा दिख रहा है। ये चीज सभी को क्लियर हो रही है? बताओ जल्दी से, ये चीज सभी को क्लियर हो रही है? मैंने क्या बताया यहाँ पर, पाइप पहले ऐसे सीधा खड़ा था, अब मैंने पाइप को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया, और जब वो नीचे गिरा तो वो ऐसा दिखेगा। अब समझो कि ये पाइप की मोटाई है ना, अंदर की तरफ भी कुछ हिस्सा है उसका, बाहर की तरफ भी है। तो इस पाइप के बारे में चीजें बताई गई है, और वो क्या क्या बताई गई है, क्वेश्चन पढ़िए। ये पाइप पहली बात 77 मीटर मीटर लंबा है, 77 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इसकी जो ये लंबाई है ये कितनी है, ये जो लंबाई है ये 77 सेंटीमीटर है। ये कितनी है, 77 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या बोली गई है, दूसरी चीज इसमें ये बोली गई है कि इसका जो आंतरिक व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है, और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। आंतरिक व्यास का मतलब है, आंतरिक व्यास का मतलब है, अगर ये बीच में इसका केंद्र हो गया तो इसकी बात हो रही है। आंतरिक व्यास है इसका 4 सेंटीमीटर, और जो इसका बाहरी व्यास है, जो इसका बाहरी व्यास है, यानी अगर मैं ऐसे बोल दूं, ये बाहरी व्यास ये कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। ये बात सभी को क्लियर हुई? ठीक है, यानी जो अंदर ये जो आपको पिंक से कलर में दिख रहा है, इसका व्यास है 4 सेंटीमीटर, और ये बड़े वाले का व्यास है पूरा 4.4 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर, और इस पूरे का बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या मान लेता हूं, माना जो आंतरिक व्यास है, माना जो आंतरिक व्यास है वो R1 है। आंतरिक व्यास है कितना, R1 बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। और जो बाहरी व्यास है उसको मैंने मान लिया R2, जो बाहरी व्यास है उसको मैंने R2 मान लिया, और वो कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। तो एक एक करके अब इसके क्वेश्चन, इसके पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट पार्ट, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। किसकी बात हो रही है, आंतरिक की। आंतरिक में कौन सा व्यास है इसका, अच्छा ये व्यास है, सॉरी एक चीज और, ये व्यास है तो मैं इसको D1 D2 लिखूंगा ना, एक मिनट, ये व्यास है तो ये क्या होंगे, D1 और D2। तो यहां से R1 कितना आया, इसका आधा 2 सेंटीमीटर, और यहां से R2 क्या आया, इसका आधा 2.2 सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर हुई आपको? व्यास दिए हुए है ना, व्यास 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, तो R1 कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर, D2 4.4 सेंटीमीटर, तो R2 हो गई 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए धरी धराई में पूरी था। इसके बाद अब इस फॉर्मूले में देखो, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। माइक बंद कर लो। हम परेशानी बैठे खवाई दिया था, हम अनमोल पाल, आधी कर दे। अनमोल पाल नाम से जो स्टूडेंट अपना माइक बंद रखें।
आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आंतरिक को हमने क्या माना है R1, तो यहाँ R की जगह R1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो 2 गुणा 22/7 गुणा R1 कितना है 2 गुणा ऊंचाई कितनी है 77 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब सेंटीमीटर में ही है ना, हाँ सब सेंटीमीटर में। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 7 से 1 कट गया 11 बार, तो आपके पास क्या बचा 2 दूनी 4 गुणा 22 गुणा 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, 242, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर है इसका। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, टू वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। अब आंतरिक निकालना है, आंतरिक को मैंने R1 माना है, तो मैंने R की जगह R1 लिख दिया, ये वाली रेडियस यूज की, ये वाली त्रिज्या यूज की और सॉल्यूशन आ गया। अब जल्दी से मुझे बाहरी निकाल कर दिखाओ, दूसरा पार्ट आप लोग करिए, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सभी लोग सेकंड पार्ट को खुद से करेंगे, आपको सेकंड पार्ट में बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब बाहरी है तो बाहरी के लिए बाहरी त्रिज्या यूज होगी 2πr2h, ठीक है। तो रखिए जल्दी से इसकी वैल्यूज 2 की, पाई की और R2 की और h की, और बताइए क्या आंसर आएगा। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट थोड़ा समझने के लिए है तो उसको समझेंगे। अच्छा मैं इसको कर देता हूं 2πr2h, तो यहां पर क्या आएगा 2 गुणा 22/7 गुणा R2 कितना है, R2 कितना है 2.2, तो R2 की जगह मैंने क्या रख दिया 2.2 गुणा h कितना है, h कितना है 77 सेंटीमीटर, तो h की जगह रख दिया 77, तो 7 11, ये कितना आएगा 11 दूनी 22 गुणा 22 गुणा 2.2, तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 4 48 गुणा 2.2, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 22 चौक 88, 22 अट्ठे 196, 196 और 8 204, हासिल में 20, 22 चौक 88 और 20 108 और 1084.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 64 आएगा या 84 आएगा, अच्छा मैंने गलती कर दी, 22 चौक 88, 22 अट्ठे 176 होंगे, ओके 22 अट्ठे 176 और 8 184, हासिल 18, 22 चौक 88 और हाँ 106 है। ठीक है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आया बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है आंतरिक कितना आया था 2πr1h फॉर्मूले से, और बाहरी किससे निकाला 2πr2h के फॉर्मूले से। ये चीज सभी को क्लियर हुई, बताइए जल्दी से, ये सभी को समझ आया। ठीक है अब बात करते हैं इसके थर्ड हिस्से की, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मुझे बताओ इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है आपको बीच का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और नीचे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो थर्ड पार्ट में मैं क्या करूंगा, यहां पर आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूं कैसे निकालोगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो सबसे पहले तो बाहरी हिस्से का क्षेत्रफल, सबसे पहले बाहरी हिस्से का क्षेत्रफल, बाहरी हिस्से का क्षेत्रफल किससे निकाला था मैंने, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से, यानी 2πr2h, 2πr2h प्लस, फिर इसके अंदर भी तो है, पाइप के अंदर वाला जो हिस्सा है, जो उसकी मोटाई की वजह से जो अंदर वाला हिस्सा है पाइप के, पाइप का ये जो ये वाला हिस्सा है ना, किस कौन से वाला, ये वाला हिस्सा, ये वाला है ना। एक तो ये हो गया पूरा बाहर से,
एक अंदर वाला हिस्सा हो गया, अंदर मतलब आंतरिक हिस्सा, आंतरिक का क्षेत्रफल क्या है 2πr1h, तो प्लस 2πr1h। ठीक है, अब तीसरा क्या बचा, ये नीचे वाले बचे ना, नीचे वाले और ऊपर वाले, ऊपर की तरफ भी तो है और नीचे की तरफ भी है, तो मुझे बताओ इसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो क्या? अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाऊं यहां पर, मान लो आप लोग ही मुझे बताओ, ये दो वृत्त है, एक ये है और इसके अंदर ये एक और है, इसकी त्रिज्या 2 थी और इसकी कितनी थी 2.2, ये थी 2 और ये वाली जो त्रिज्या है ये वाली, ये है 2.2। मैं आपसे कह रहा हूं इसका क्षेत्र, बीच में तो खोखला है ना ये, आपको किसका क्षेत्रफल चाहिए होगा, इतने हिस्से का, ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या आप निकाल सकते हो ये क्षेत्रफल, ये वाला? बीच में तो ये खोखला है ना, बीच में से तो पानी आएगा, इसमें से होता है ना पाइप में, बीच वाली जगह तो खाली होती है। ये मोटाई जो है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये आंतरिक हिस्सा और बाहरी हिस्से की जो मोटाई है, ये वाला क्षेत्रफल, ये नीचे भी है ये ऊपर भी है। तो बताओ इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, निकाल सकते हो क्या? आप क्या कर सकते हो, पूरे क्षेत्रफल में से बीच वाला माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए सभी लोग, पूरे क्षेत्रफल में से, ये जो पूरा क्षेत्रफल है इसमें से ये बीच वाला माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा, ये है ना, पूरे क्षेत्रफल में से बीच वाला अगर हटा दोगे तो ये निकलेगा। पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, πr2²। r2 क्यों होगा, क्योंकि मैंने इसको r2 माना था, देखो, क्योंकि मैंने इसको r2 माना था, जो 2.2 है इसको मैंने r2 माना था। पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त है ना, पूरा पूरा ये एक वृत्त है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा πr²। तो पाई, अभी ये कितना है 2.2 को मैंने क्या माना है r2, तो r2², उसमें से क्या माइनस कर दूं मैं, ये जो छोटे वाला वृत्त है इसका क्षेत्रफल, इसका क्या क्षेत्रफल होगा πr1²। ये बात आपको समझ में आई? जल्दी बताओ, πr2² यानी पूरे क्षेत्रफल में से मैंने क्या माइनस कर दिया, πr1² यानी बीच वाला क्षेत्रफल माइनस कर दिया, तो ये बच गया। ऐसे ही सेम चीज मुझे ऊपर की तरफ भी करनी है, जो मैंने नीचे किया है ऐसे ही ऊपर भी तो करना है, तो ऊपर भी यही आएगा, ऊपर भी यही आएगा, तो मैं सिंपल क्या लिख दूंगा इसको, देखो नीचे भी यही आएगा प्लस ऊपर भी यही आएगा, πr2² माइनस πr1²। तो यानी क्या है ये, 2πr2² माइनस 2πr1², यानी 2 कॉमन आया, क्या बचा r2² माइनस r1², यानी आपको इसको भी इसके साथ ऐड कर देना है, प्लस 2πr2² माइनस r1²। ये 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों का है ना, नीचे नीचे का ये था πr2² माइनस r1², और ऊपर का भी यही होगा, तो दोनों को जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज रख देनी है, तो इसका मान तो अभी हमने निकाला ही था, 2πr2h का आया था 1064.8, 1064.8, 2πr1h का आया था 968, प्लस 2 गुणा पाई का मान 22/7, r2² माइनस r1², r2 कितना है 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लो, तो 1064.8 प्लस 968 प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा, इसको सॉल्व करो, ये आएगा आपका 4.2 गुणा 0.2। ठीक है, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाया है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, तो 2.2 में 2 जोड़ोगे तो 4.2 गुणा 2.2 में से 2 माइनस करोगे तो 0.2, तो ये बचा आपका 0.6। तो यहां से बचेगा 1064.8 प्लस 968 प्लस 22 दूनी 44 गुणा 0.12। ठीक है, इसको बस गुणा करना है अब तो 1064.8 प्लस 968 प्लस 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, 5.28, इनको जोड़ दो, तो यहाँ जोड़ देता हूँ 1064.8
968.0 और 5.28। तो ये आएगा 8, 8 और 2 10, हासिल में 1, 4 और 1 5 और 8 13 और 5 18, हासिल में 1, 6 और 1 7 और 6 13, हासिल में 1, 9 और 1 10, हासिल में 1, 1 और 1 2। तो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आएगा आपका थर्ड वाले हिस्से का फाइनल आंसर। थर्ड वाला जो पार्ट है ना, इसका थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन है आसान अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो। पहले आपने अंदर का बाहर के निकाले हुए हैं पहले से ही, बस ऊपर और नीचे के निकालने थे, तो ऊपर और नीचे के ये मैंने यहाँ पर आपको निकाल के दिखाए हैं कैसे निकले। इनको और जोड़ दो तो ये आपका पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो समझ आया सभी को? ये क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन की उसमें आता है, तो घबराना मत देखकर। ऐसे क्वेश्चन वैसे पेपर में आएंगे नहीं आपके, और अगर आएगा भी तो ऑप्शन में कोई दूसरा मिल जाएगा। ये टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आता है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले के जो 2 क्वेश्चन थे वो जरूर अच्छे से कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर में, 4 नंबर में, 2 नंबर में। अगर ये आएगा तो ये 5 से कम नंबर का नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी आपको मैंने बता दिया है, मैं आपको सब कुछ यहाँ पर बताता हुआ चल रहा हूँ, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। अब चाहे वो एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन आपको सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स